हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस क्या है, जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें जो सिलेबस आया है, सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग है। और ग्रेजुएशन जो एक साल का जो हुआ करता था, अब सेमेस्टर, एक साल में दो सेमेस्टर में जो है पहला सेमेस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला सेमेस्टर में हम लोग जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का ये जो देख रहे हैं, ये सारे कुछ हमने पढ़ चुका है। इसमें बिहेवियर, व्यवहारवाद और पोस्ट बिहेवियर है, यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को हम पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं, व्यवहारवाद हो चुका है। अब आइए जानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, व्यवहारवाद तो हम समझे, जाने कि क्या है व्यवहारवाद, इसके सारे प्रोसेस को जाने, सारे एलिमेंट्स को जाने, सारे इसकी जो जितने भी इसका जो क्वेश्चंस जितने प्रकार का आता है एग्जाम में, उन सारे बातों को जाने। अब ये जानेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद फिर क्यों आ गया, जब व्यवहारवाद है ही। देखते हैं, आइए तब जानते हैं, देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में जो है क्या कुछ है। क्वेश्चन आता है उत्तर व्यवहारवाद के बारे में कि उत्तर व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है, यानी क्या अर्थ है, क्या जानते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करें, या फिर उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कुछ कारण को भी बताइए। या फिर उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का परिष्कार है। इस कथन में जो है उत्तर व्यवहारवाद को आपको मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, या फिर उत्तर व्यवहारवाद का निषेध नहीं अपितु दोष निवारक है। इस कथन को जो है आप पुष्टि कर सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आए। आपको उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सारी बातों को जानना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ है। ठीक है, व्यवहारवाद जो है, जो व्यवहारवाद में हमने जाना, व्यवहारवाद में हमने जाना कि पहले जो है जितने प्रकार का संस्थान हुआ करता था, व्यक्ति के समूह या फिर संस्थान, जैसे संविधान हो गया, संविधान के अलावे और जितने प्रकार का संस्थान हुआ करता था, पहले उसके बारे में अध्ययन किया जाता था। लेकिन व्यवहारवाद जब आया तो व्यवहारवाद में किसी भी संस्थान का नहीं, किसी भी मतलब पार्टिकुलर पर्सन का नहीं, या फिर किसी ग्रुप्स का नहीं, बल्कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करने लग गया। मानव जो व्यवहार कर रहा है उसका अध्ययन किया। और जैसे कि पहले रूढ़िवादिता कहा जाता है, रूढ़िवादिता, जड़ता, ये सब जो व्यवहारवादी के पहले भी कहा जाता था कि परंपरावादी जो है, परंपरावादी या राजनीतिक सिद्धांत का जो परंपरावादी है, वो पुरानी बातों को यानी इतिहास को ढो रहा है। ठीक है, फिर जब व्यवहारवादी कहता है कि नहीं, इतिहास को नहीं ढोना है, भविष्य के लिए हमें मानव के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, और मानव के व्यवहार का अध्ययन करके हम भविष्य के जो पिलर है उसको हमें खड़ा करना है। ठीक है, लेकिन उत्तर व्यवहार जब आता है तो उसमें व्यवहारवाद के कुछ बातों को गलत ठहरा करके उत्तर व्यवहारवाद आता है। कुछ बातों को, जैसे कि कहता है कि व्यवहारवादी जो है रूढ़िवादिता था। रूढ़िवादिता मीन्स हो गया कि पौराणिक बातों को लेकर के जो है आ रहा है। ठीक है, दूसरी जड़ता, और आगे है कि दिशाहीनता, उसका जो कोई दिशा निर्देश नहीं था कि हम किस ओर जा रहे हैं और किस ओर जाना है। और व्यवहारवाद का भी
जो विश्लेषण डेविड ईस्टन ने ही किया था, और उत्तर व्यवहारवाद को भी डेविड ईस्टन ने ही सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवादी का भी प्रतीक है, प्रणेता है, नेता है, और उत्तर व्यवहारवादी का भी डेविड ईस्टन ने ही है। तो व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आता होता है ना, कि जैसे हमने कुछ बुक लिखा या आर्टिकल लिखे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमको लगा कि बुक में कुछ और चेंजिंग होना चाहिए था, बुक में ये बातें नहीं देनी चाहिए थी, और बुक में जो है हमने ये बात छोड़ दिया है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। समझ रहे हैं बात को? तो उत्तर व्यवहारवाद यही है, और इसे जो है उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। ठीक है, ये कहा है डेविड ईस्टन ने। आगे इसका जो है उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित भी किया है, और इसका अर्थ भी बताया है कि व्यवहारवाद नाम अपने आप में अर्थवान है। उत्तर व्यवहारवाद नाम जो है अपने आप में अर्थवान है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद का संबंध व्यवहारवाद से ही है, क्योंकि व्यवहारवाद तो दिया है लेकिन उत्तर दे दिया, यानी कि व्यवहारवाद के बाद की प्रक्रिया उत्तर व्यवहारवाद को कहते हैं। इसीलिए उत्तर व्यवहार, अगर आपने व्यवहारवाद को अच्छे तरीक़ा से पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो उत्तर व्यवहारवाद को समझने में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत का अंतर है, आप समझते जाइए। कहता है कि अगर इससे स्पष्ट है, जो उत्तर व्यवहारवाद है नाम से ही स्पष्ट है, अर्थवान है, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर व्यवहारवाद का संबंध किससे है? व्यवहारवाद से ही है। और यह व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एवं विकास की अवस्था को बताता है। जैसे धीरे धीरे जो है कोई भी चीज़ में विकास होता है। मनुष्य जो है पहले 5 वर्ष का होता है, पहले कितना रहता है, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 50 100 साल का होता है। तो जैसे जैसे उसमें उसकी आयु बढ़ती है तो उसी प्रकार से उसमें बुद्धि में भी बढ़ोतरी होती है, बुद्धि भी उसका विकसित होते जाता है। तो उसी प्रकार से कहता है कि जो राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में आए परिवर्तन पर विकास की ये अगली अवस्था है। संक्षेप में कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद से क्या मतलब है? मुख्य रूप से 3 है कि यह परंपरावादी की पुनरावृत्ति नहीं है। अगर कुछ थोड़ा मोड़ा भी व्यवहारवादी में परंपरावादी यानी ट्रेडिशनल का कुछ अगर बातें को लेके चला आ रहा था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में पूरी तरह से उसको जो है नकार देता है, पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं किया है। यह व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। व्यवहारवादी में जो कुछ छूटा या जो कुछ गलत हुआ तो उसमें सुधार के लिए उत्तर व्यवहारवाद को कहते हैं। यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को भी प्रकट करता है। अब सब कुछ में विकास होता है, सब कुछ में मान जाए कि आज आपके पास 100 रुपया है तो कल 200 होगा, कल 2 लाख होगा, फिर आगे 2 करोड़ होगा, यानी कि सब कुछ में विकास। ठीक, उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है। उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति जो है रचनात्मक एवं आंदोलन दोनों है, और उत्तर व्यवहारवाद का जो दृष्टिकोण है समन्वयवादी मूल्य एवं तथ्य है। इसलिए डेविड ईस्टन ने कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, यानी भविष्य की ओर जाने वाला है। भविष्य में क्या कुछ हमें चाहिए उसकी ओर जाता है। जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है, यह अतीत की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। जैसे अतीत में कुछ इनको हासिल हुआ, जैसे व्यवहारवाद में कुछ देन है, उसकी कुछ उपलब्धियां हुई जो हमने पीछे पढ़ाए हैं, आप देख लेंगे। जो भी उपलब्धियां हुआ उसी में कुछ नया चीज को यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता क्या है। ठीक,
उत्तर व्यवहारवाद में इस बात पर बल दिया गया है कि राजनीतिक अध्ययन और अनुसंधान यानी स्टडी जो करते हैं और जो रिसर्च करते हैं, तो इसमें जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम से जो आता है, तो हम जानते हैं कि जैसे कि आज का प्रॉब्लम कुछ और होगा, 5 साल बाद का प्रॉब्लम कुछ और होगा। तो आज का प्रॉब्लम क्या है, यानी कि समस्याओं से प्रासंगिक और उस पर आधारित होना चाहिए। प्रासंगिक मीन्स कि जो 5 साल पहले हमको क्या समस्या थी या राजनीति में क्या समस्या थी और फिर अभी क्या समस्या है, फिर 5 साल बाद क्या समस्या होने वाला है, इसमें जो है परिवर्तन चाहिए। उसके अध्ययन का लक्ष्य क्या है, सामाजिक स्थिरता नहीं वरन परिवर्तन होना चाहिए और मूल्यों को समस्त अध्ययन में केंद्रीय स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहार का एक सुधार आंदोलन कहा। समझ गए? डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई है, याद रखिएगा। क्या है 7 विशेषताएं, जिन्हें वह औचित्यपूर्ण सिद्धांत या अधिकतम धारणा की धर्मशाला भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी आता है कि औचित्यपूर्ण सिद्धांत या अधिकतम धारणा की धर्मशाला किसे कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद को। किसने कहा, डेविड स्टन ने। उत्तर व्यवहारवाद की डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित की गई विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, विषय सार पहले, यानी कोई भी विषय है उसका संक्षिप्त रूप एब्स्ट्रैक्ट वो पहले होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार प्रविधि से पूर्व विषय सार आना चाहिए। ठीक, ये अनुसंधान में यानी ये रिसर्च में जो कृत्रिम साधन है, कृत्रिम साधन को अच्छा मानते हैं। यानी जो एक होता है नेचुरल सोर्स और एक होता है जो मानव ने बनाया है कृत्रिम आर्टिफिशियल। एक नेचुरल सोर्स होता है और एक आर्टिफिशियल सोर्स। तो कहता है कि ये जो रिसर्च है, रिसर्च में आर्टिफिशियल सोर्स को इन्होंने जो है अच्छा मानते हैं, लेकिन प्रयोजन जो है, प्रयोजन या उद्देश्य को अधिक महत्व देते हैं। इसका पर्पस क्या है या फिर इसका असाइनमेंट क्या है। जब तक रिसर्च में समकालीन आवश्यक समस्याओं से संबंध अर्थपूर्ण ना हो तब तक यह आरंभ करने योग्य नहीं है। समकालीन मीन्स जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है और वो उस समय जो भी समस्याएं हैं, अगर उस समस्याओं को ख़त्म करने में अगर ये कोई रिसर्च या फिर आर्टिफिशियल सोर्स अगर सक्षम नहीं है तब तक उसे योग्य नहीं माना जाता है। दूसरी विशेषता है या उद्देश्य है कि सामाजिक परिवर्तन का महत्व है। समाज में परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि सब कुछ एक बहाव है, कुछ भी स्थिर नहीं है। मान लिया जाए कि आपके पास में अभी कितना पैसा है, आपके पास में अभी कितना प्रॉपर्टी है, ज़रूरी नहीं है कि 5 साल पहले भी इतनी ही संपत्ति थी और 5 साल बाद भी इतनी ही संपत्ति रहेगी। राजनीति में 5 साल पहले की स्थिति क्या थी और 5 साल बाद की स्थिति क्या रहेगी और वर्तमान की स्थिति क्या है। तो सब कुछ में परिवर्तनशील है, मनुष्य में भी परिवर्तनशील है। तो कहता है कि समाज में जो है, समाज में सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। ठीक है। अगला है कि समस्याओं के वास्तविक एवं विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। जो समस्या है वो समस्या की जो समाधान होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए और लोगों में विश्वास होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि व्यवहारवाद की अमूर्त अवधारणाओं एवं विकल्पों में समस्याओं को सुलझाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी समाज की तत्कालीन समस्याओं जो है
इसकी अपेक्षा नहीं करते, बल्कि इस बात पर बल देते हैं कि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य मानव जाति की वास्तविक समस्याओं का समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए। ठीक। चौथा जो पॉइंट्स है, उत्तर व्यवहारवाद के उद्देश्य का या विशेषता, मूल्यों का महत्व। व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष उपागमों पर ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, चिंतन से मूल्य वस्तुतः बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार व्यवहारवादी नीरस, असंबद्ध एवं प्रयोजनहीन बन गया। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों की निर्णायक भूमिका और महत्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो कुछ चेंजिंग कर रहा है। अगला जो उद्देश्य है, बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवियों की भूमिका, ये 5वां पॉइंट है। उत्तर व्यवहारवाद में बुद्धिजीवियों का महत्व को स्वीकार किया गया है। उसके अनुसार बुद्धिजीवियों का यह उत्तरदायित्व है कि सभ्यता की मानव उचित मूल्यों को सुरक्षित रखने में क्या हो, सहायक हो। छठा जो पॉइंट है, कर्मनिष्ठ विज्ञान। ठीक, उत्तर व्यवहारवाद में कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल दिया गया है, विचारशील विज्ञान पर नहीं, क्योंकि व्यवहारवाद में विचारशील विज्ञान पर जो है जोर दिया गया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में कर्मनिष्ठ विज्ञान पर जो है जोर दिया गया है, बल दिया गया है। इसके समर्थकों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्री को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में लगे रहना चाहिए। ठीक। 7वां पॉइंट है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण करना, जो बिजनेस है वो पॉलिटिकलाइजेशन होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार यह जो मतलब जहाँ भी करने की बुद्धिजीवियों की समाज में सकारात्मक भूमिका होती है, तो यह भूमिका का उद्देश्य समाज के उचित उद्देश्यों को निश्चित करना और समाज को उन उद्देश्यों को दिशा में ले जाना है। तो व्यवसाय का अर्थात राजनीति शासियों, शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण करना वांछनीय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उद्देश्य रहा। अगले वीडियोज में हम उत्तर व्यवहारवाद के कारण को पढ़ाएंगे। कारण के बाद इसकी कुछ आलोचनाएं हुई है, आलोचना के बाद भी उत्तर व्यवहारवाद का कुछ महत्व है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।